हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का गुजरात राजस्थान के खास बुलेटिन में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह का अहमदाबाद दौरा। उमियाधाम मंदिर की शिलान्यास समारोह में पहुंचे शाह। 13 दिसंबर को वर्चुअली शामिल होंगे पीएम मोदी। 3 दिनों तक चलेगा शिलान्यास कार्यक्रम। सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया 10वीं कृषि एशिया प्रदर्शनी का उद्घाटन। कहा, पीएम मोदी का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करना। पाटीदार सांसद भरत सिंह धाबी ने लिखा सीएम भूपेंद्र पटेल को खत। पाटीदारों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग। पाटीदार नेताओं के साथ साथ अन्य समुदाय के नेताओं पर भी दर्ज है केस। गुजरात हाईकोर्ट की स्टॉल हटाने पर फटकार। अहमदाबाद महानगर पालिका को लगाई फटकार। महानगर पालिका ने दी अतिक्रमण होने की दलील। गुजरात में भी बड़ा ओमिक्रॉन का खतरा। राज्य में मिले ओमिक्रॉन के 3 नए मरीज। अलर्ट पर सरकार। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को 16 में उमियाधाम मंदिर के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। शिलान्यास का 3 दिवसीय समारोह शनिवार को शाह की मौजूदगी में शुरू हो चुका है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे इस पवित्र कार्य में भाग लेने का मौका देने के लिए, मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं उमिया माता संस्था को धन्यवाद देता हूँ। आज इस पवित्र कार्य में मुझे भी धाम के शिलान्यास में ईंट लगाने का अवसर मिला है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को डिजिटल माध्यम से शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। ऊंझा में मुख्य मंदिर का संचालन करने वाला ट्रस्ट उमियाधाम मंदिर के अलावा यूपीएससी और जीपीएससी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे पाटीदार युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ साथ छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए मंदिर के बराबर में एक 13 मंजिला परिसर का भी निर्माण करेगा। 100 વર્ષની અંદર કોઈ સમાજ પોતાના અધ્યયનથી, પોતાની શિક્ષણની લગનથી, પોતાની બુદ્ધિમત્તાથી, પોતાના પુરુષાર્થથી ના કેવલ સમાજને આગળ વધારે, કોઈ પ્રદેશ, કોઈ દેશની અંદર કેવું યોગદાન કરી શકે એનું જો ઉદાહરણ મેળવવું હોય તો પાટીદાર સમાજના પુરુષાર્થની ગાથા લખવી પડે। અને હું નિશ્ચિત રૂપે માનું છું કે પાટીદાર સમાજનું ઉત્થાન, પાટીદાર સમાજનું વિકાસ એ અને ગુજરાતનું ઉત્થાન અને ગુજરાતના વિકાસને જોડીએ તો 2 ગ્રાફ સમાંતરે જ જાય છે। ગુજરાતના વિકાસમાં પાટીદાર સમાજનું જે યોગદાન છે એ જ્યારે પણ ગુજરાતના વિકાસની ગાથા લગાશે એમાં સુવર્ણમય અક્ષરોથી લખાશે, એમાં મારા મનમાં કોઈ બેમત નથી। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में 10वीं कृषि एशिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती के अनुभव और किसान फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये टारगेट है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना किया जा सके। इसे साकार करने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आगे कहा कि 10वीं कृषि एशिया प्रदर्शनी में भाग लेने वाली 225 से ज्यादा कंपनियों को इस प्रदर्शनी के जरिए किसानों की आय को दुगना करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान सूत्र देकर कृषि के क्षेत्र में विज्ञान को भी प्रेरित किया था। पाटन के सांसद भरत सिंह धाबी ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की है। सांसद ने पाटीदार नेताओं के साथ साथ अन्य समुदाय के नेताओं के खिलाफ भी दर्ज मामले वापस लेने के संबंध में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को खत लिखा है। पत्र में उन्होंने उदाहरण दिया है कि उन्होंने भी कई बार आंदोलन किया है, जिसे सरकारों ने वापस लिया है। पाटन सांसद द्वारा मुख्यमंत्री को दिए गए लिखित निवेदन में ये सब कहा गया है। गुजरात में होने वाले ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी कड़ी में पाटन जिले में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव के लिए भी प्रशासन ने तैयारियों को पूरा कर लिया है। पाटन जिले के ग्रामीण अंचलों में 463 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है। चुनाव शांत माहौल में पूरा हो जाए, इसको लेकर पुलिस ने सख्त इंतजाम किए हैं।
19 ડિસેમ્બરે પાટણ જિલ્લામાં 177 ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણી યોજનાર છે. આ ચૂંટણીમાં લગભગ 3,38,000 જેટલા મતદારો ભાગ લે છે. 417 મતદાન મથક ઉપર આ ચૂંટણી યોજનાર છે. એના આયોજન માટે 66 ચૂંટણી અફસર, 66 સહાયક ચૂંટણી અફસર, 520 જેટલા પ્રિઝાઇડિંગ ઓફિસર અને 1704 પોલિંગ ઓફિસરની નિમણૂક થઈ છે. એની અત્યારે ટ્રેનિંગ ચાલી રહી છે. કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવી રહે એના માટે સંવેદનશીલ, અતિ સંવેદનશીલ અને નોર્મલ બૂથ આઈડેન્ટિફાય કર્યો છે, જેમાં ઉપર પૂરતો પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવી રહે તે માટેના પ્રબંધ કરવામાં આવશે. મારા બધા ઉમેદવારો અને મતદારોને અનુરોધ છે કે 19 ડિસેમ્બરે અને કાઉન્ટિંગના દિવસે અર્થાત કે 21 ડિસેમ્બરે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવી રાખે અને ચૂંટણીને સફल बनावे. वहीं गुजरात हाईकोर्ट ने नॉनवेज के ठेलों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अहमदाबाद महानगर पालिका को कड़ी फटकार लगाई है. जस्टिस बीरेन वैष्णव की पीठ ने अहमदाबाद महानगर पालिका की तरफ से पेश वकील से नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल पूछा कि आप किसी को भी उनके मनपसंद चीज को खाने से कैसे रोक सकते हैं. बता दें कि कोर्ट में गुरुवार को अहमदाबाद महानगर पालिका ने सड़कों से नॉनवेज की स्टॉलों को हटाए जाने के संबंध में अपना पक्ष रखा था. उन्होंने दलील दी थी कि सड़कों पर अतिक्रमण हटाने के लिए उन्होंने ठेलों को हटाया है. बता दें कि अहमदाबाद के 2 दर्जन स्ट्रीट वेंडर की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 24 घंटे के अंदर उनके ठेले और दुकानें लौटाने का निर्देश महानगर पालिका को दिया है. गुजरात के अहमदाबाद स्टैम्प रजिस्ट्रार ऑफिस में राज्य के महसूल मंत्री राजेंद्र कुमार त्रिवेदी ने औचक निरीक्षण किया था. मंत्री के रजिस्ट्रार दफ्तर पहुंचने पर ज्यादातर कर्मचारी और अधिकारी अपनी सीटों से नदारद मिले थे. नाराज जिसके चलते शनिवार को 10 नायब कलेक्टरों का तबादला कर दिया गया, जिसमें अहमदाबाद स्टैम्प ड्यूटी विभाग के नायब कलेक्टर कुंजल शाह का ट्रांसफर किया गया है. बता दें कि अहमदाबाद स्टैम्प रजिस्ट्रार ऑफिस में भ्रष्टाचार के चलते मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने खुद छापा मारा था. गुजरात के महसूल मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने शनिवार को गांधीनगर के देहगाम तहसीलदार कचहरी में अचानक छापा मारा. इसी दौरान उन्होंने तहसीलदार ऑफिस का कार्यभार संभाल रहे नायब तहसीलदार के काम करने की कार्रवाई का परीक्षण भी किया. इसके अलावा ऑफिस में मौजूद अरजदारी से ऑफिस में काम करने के तरीकों की जानकारी ली. आपको बता दें कि 15 दिन पहले भी महसूल मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने अहमदाबाद की स्टैम्प रजिस्टर ऑफिस में छापा मारा था. गुजरात में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने लगी है. कर्नाटक के बाद गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया था. अब इसी मरीज के संपर्क में आई उसकी पत्नी और रिश्तेदार भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं. बता दें कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला शख्स 28 नवंबर को जिम्बाब्वे से जामनगर आया था. स्वास्थ्य बिगड़ने पर 2 दिसंबर को इस युवक ने अपनी कोरोना जांच करवाई थी, जिसके बाद उसके नए वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हुई. संपर्क में आई शख्स की पत्नी और एक रिश्तेदार को भी नए वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है. राज्य में आए दिन कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं. प्रशासन भी कोरोना के नए बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है. सरकार का दावा है कि अस्पतालों में इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीडीएस विपिन रावत और अन्य सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी. जयपुर के अमर जवान ज्योति पर हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मंत्री परिषद के सदस्य, सेना के अधिकारी, जवान और उनके परिजनों के साथ राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनका जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति है. देशवासियों के दिलों के अंदर अभी भी शोक की लहर है और इस माहौल के अंदर देश चल रहा है. जनरल रावत साहब का अपना अनुभव था लंबा सेना के अंदर, इसीलिए उनको सीडीएस बनाया गया था. आज वो हमारे बीच नहीं रहे, साथ में अन्य सैनिक अधिकारी नहीं रहे. बहुत ही आघात लगा हम सबको और
ईश्वर से ही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस शोक की घड़ी में शक्ति प्रदान करे कि वो सहन कर सके इस शोक को। पूरा देश कभी इस घटना को नहीं भूल पाएगा और जिस रूप में ये हमारे बीच नहीं रहे, चले गए, उसको लेके आज दुखी है और मैं समझता हूँ कि पूरा देश उनके परिवार के साथ है। देश भर में शनिवार को चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसके प्रचार प्रसार के लिए रैलियां निकाली गई। शनिवार को माउंट आबू में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय परिसर में न्यायाधीश ललित पुरोहित की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 427 केसों को रखा गया। शनिवार सुबह से ही भारी संख्या में लोग इस लोक अदालत में अपना समझौता कराने पहुंचे। इस मौके पर कई सीनियर एडवोकेट, कई अधिकारी मौजूद रहे। जहाँ तक लोक अदालत के बारे में लोगों का रुझान बढ़ रहा है तो निसंदेह बढ़ेगा। उसका मूल कारण यह है कि लोक अदालत में वाद का अंतिम रूप से निस्तारण हो जाता है। यहाँ पे निस्तारित हुए मामलों की न तो कोई अपील होती है, न कहीं और जाके इसकी चाराजोही कर सकते हैं। यहाँ पे पक्षकारों के मन मिलते हैं। जो निस्तारित प्रकरण होता है उसमें फासला नहीं होकर वास्तविक फैसला होता है, इसलिए फासले मिट जाते हैं। इस कारण से यहाँ लोक अदालत में अंतिम रूप से प्रकरण का निस्तारण हो जाने के कारण लोगों का रुझान काफी इसमें बढ़ रहा है। वहीं राजस्थान के भरतपुर में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे लाखों रुपए की उगाही करते थे। बता दें कि पुलिस ने एक महिला समेत 4 बदमाशों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार आरोपियों ने कई लोगों से उगाही की, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को पकड़े गए गिरोह के सदस्यों के पास से 1,20,000 रुपए मिले हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बदमाशों ने एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। हमला करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी सामने आते ही स्थानीय लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। दरअसल युवक अपने काम से घर लौट रहा था। उसी दौरान कुछ बदमाशों ने उस पर हमला करके उसके साथ मारपीट भी की। राजस्थान के जयपुर की एक अगरबत्ती और धूप बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फैक्ट्री के पास मौजूद लोगों ने आग की लपटें देखकर पुलिस को इस बारे में सूचित किया, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू करने की कोशिशों में लग गई। बता दें कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। चलिए फिलहाल के लिए गुजरात राजस्थान के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।